वेरिएंट होता है कोवेरिएंट, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। हाँ तो उसका प्रोग्राम बनाने के लिए बोला था। 2-3 प्रोग्राम ही दिए थे कॉन्सेप्चुअल लेके। एक वो जावा डिजाइन पैटर्न में और सिंगल टर्न बनाने के लिए बोला था। सारे क्वेश्चन के साथ उसका प्रोग्राम भी बनाने के लिए दिया था। जुबेर, आप भी दे रहे हो इंटरव्यू या भी नहीं दे रहे हो? जी सर, अभी थोड़ा नहीं दे रहा हूँ सर, थोड़ा दूसरे काम में बिजी हूँ। कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेगा फिर से। ओके। सर मैं दिया था, मेरे से पता है कौन सा क्वेश्चन पूछे थे सर? बताइए। सर जैसे कि उन्होंने वो एक क्वेश्चन में से ये पूछा था कि जैसे हम कोड जब हम इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस का तो हम इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाते हैं, सही बात है। तभी वर्क करता है। बट ये बताओ, स्प्रिंग बूट में हम इंटरफेस बनाते हैं रेपोजिटरी का, उसको एक्सटेंड करा देते हैं, तो उसे क्लास को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? तो नहीं करते तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, तो उसमें फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करके देती है। सर वो पूछे कि उस क्लास का नाम क्या होगा, तो हम जब रिपोजिटरी को ऑटो वायर करेंगे, जहाँ पे भी रिपोजिटरी को ऑटो वायर करते हैं ना, तो उसकी इम्प्लीमेंट तो सर क्लास मैंने मतलब कि पूजा में से रिफ्लेक्शन यूज होता है। ये सर जो भी है सर, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये होता है, जैसे org.proxy पैकेज के अंदर। अरे ऐसे नहीं याद कर सकते हैं किसी की इम्प्लीमेंटिंग क्लास। इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम याद करके थोड़ी ना ये वो हो पाएगा काम। नहीं सर, मैं वो स्प्रिंग बूट में देखा था ना, मैं प्रैक्टिकली देखा था मैं, प्रॉक्सी क्लास। हाँ प्रैक्टिकली ही मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे पास क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, उनका नाम याद कोई मतलब अगर पूछ भी रहा है तो बता दो इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम जो है। खैर इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम तो नहीं पूछा जाता हो कहीं पे भी। इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास हाँ कौन कर रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बट इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम तो मुझे भी नहीं पता है कि उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास क्या है ना। और ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो प्रिंट करा ले, उसे देख लो कि ये हाँ सर वही मैं करा के देखा था सर, गेट क्लास लिख के फिर गेट नेम कर दिया था। हाँ आ जाएगा। हो सकता हो कि वो और कहीं और जो आप बोल रहे हो किसी और जगह पे करोगे किसी और तरीके से, तो वो वेरी हो जाएगा। इम्प्लीमेंटिंग क्लास हर जगह वही होती है। ऑटो वायर तो इम्प्लीमेंटिंग क्लास के ऊपर चलेगा? नहीं, इंटरफेस के ऊपर चलता है। हाँ ऑटो वायर इम्प्लीमेंटिंग के ऊपर चलता है। कहीं न कहीं हम तो इंटरफेस के ऊपर लगा रहे हैं। रिपोजिटरी के ऊपर हम चलाते हैं ना, वो इसका तो कोई इम्प्लीमेंटिंग क्लास बनाते नहीं। हो रही थी वही बात हो रही थी अभी। चलिए भाई पवित्र करो यार, स्क्रीन शेयर दिखाओ कहाँ तक बना था, क्या हुआ था, करा जाए काम आगे बढ़ाया जाए। सर क्लास होने के बाद उसका खत्म होने के बाद कुछ किया ही नहीं। शेयर कर रहा हूँ। देखो मैं तो उस दिन भी मैं देख नहीं रहा था, मैंने तो रिकॉर्डिंग बस लगवा दिया होगा। और उस दिन वो प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट खत्म करके ही रख दिया था जल्दी। ओके। ये एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट बन चुका है। तो इनमें रिलेशन कुछ बनाया आपने? नहीं सर, रिलेशन अभी कुछ नहीं बना है। एम्प्लॉय में क्या था, मतलब एम्प्लॉय में क्या क्या था? जस्ट ओनली 2 स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट बनाया है फुल। अच्छा कंट्रोलर देखना होगा।
कौन कौन कंट्रोलर में रजिस्ट्रेशन, गेट बाय आईडी, गेट बाय ईमेल, एडिट अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय और काउंट टोटल एम्प्लॉय। ओके ओके और डिपार्टमेंट में कर रहा है। डिपार्टमेंट क्रिएशन, गेट बाय आईडी डिपार्टमेंट, गेट बाय नेम ऑल डिपार्टमेंट, टोटल काउंट, डिलीट बाय आईडी, डिलीट बाय नेम दोनों ही किया है, और अपडेट डिपार्टमेंट नेम बट अपडेट डिपार्टमेंट। इसमें कंट्रोलर एडवाइस वगैरह बना के किया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग किया था। जी सर। दिखाइए। वो नहीं जो मैंने बनाया था यार। ग्लोबल एक्सेप्शन हाँ नहीं सर, ग्लोबल एक्सेप्शन नहीं बनाया। रिस्पांस कैसे दे रहे हो, कैसे रिस्पांस प्रोवाइड कर रहे हो? रेस्पॉन्स अभी सर मैं स्ट्रिंग में लिया हूँ। स्टैंडर्ड तरीके से क्यों नहीं बनाया? सर यही एक ग्लोबल एक्सेप्शन रिमेनिंग है और एक यहाँ पर रेस्पॉन्स एंटिटी, रेस्पॉन्स हैंडलर बनाना है। किसी और ने भी ऐसे सर्विसेज वगैरह बनाई क्या? किसी ने भी सर्विसेज बनाई हो जिसमें वो एक्सेप्शन हैंडलिंग करके प्रॉपर और दिखा सकता है कोई? एनीबॉडी? सर मैंने बनाया था बट गिटहब पे डाल दिया, स्पेस नहीं था तो मेरे पीसी में 2 दिन पहले। यार प्रैक्टिस तो मांगता है भाई, प्रैक्टिस तो करो भाई, प्रैक्टिस तो कर लेना चाहिए बाकी लोगों को। अब्दुल करीम, क्या हाल है भाई? बहुत दिन बाद क्लास में ज्वाइन कर रहे हो, इतना दिन से क्लास चल रहा लगातार। हम्म हैं? आवाज आ रही है? ओके। थोड़ा सा जैसे ये माइक्रो सर्विस वाला जो चैप्टर है, इसमें क्या है कि सर्विसेज जब बनती है ना, तो थोड़ा सा बड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन अब थोड़ा सा लेंदी लगता है कि भाई इसके बाद ये बनाओ, इसके बाद ये बनाओ, लेकिन जब एक बार बना लेते हो ना, तो बहुत बढ़िया समझ में आता है कि अच्छा हाँ ऐसा हो गया, ये हो गया, वैसे हो गया। यार ऐसा सिंपल तरीके से। अच्छा एक बात बताओ, एक और तरीके से, जैसे हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से सर्विस बनाया था, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन बनाया था, बट एक बार जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमने नहीं डिस्कस किया था कि जो सर्विस की इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस होती हैं वो डायरेक्टली हम कंट्रोलर में न लिख के बीच में एक कोई क्लास बना के वहां से हम कॉल कराते थे, याद है प्रीतम? हाँ जी सर। पवित्र, एक हमने बीच में इम्प्लीमेंटिंग क्लास और एक बनाते थे और वहां पे कॉल कराते थे। वाला वो वाला प्रोजेक्ट है? बीच में नहीं सर, वो बीच में कॉल नहीं किया था इसका। आपने बताया था एक बार इसी तरह होता है, किंतु उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ था अभी। मतलब सर
समझा नहीं, मतलब सर क्या बोल अभी सर्विस जैसे हम क्लास? अपनी कंट्रोलर क्लास में सर्विस को सर। डायरेक्टली एक्सपोज करते हैं, यस सर। तो डायरेक्टली सर्विस को एक्सपोज नहीं करना था कंट्रोलर में। तो सर फिर कैसे करना था? एक बीच का एक इंटरमीडिएट क्लास बनाते हैं, है ना, उसके थ्रू जो है उसको जो है हम इसके अंदर कॉल करते हैं बेसिकली, और वो सर्विसेज जो है उसके अंदर हम इंक्लूड कराते हैं। याद आ रहा है कुछ? नहीं सर, तो सर्विस को तो कंट्रोलर में यूज करते हैं सर। हम सर लोग को इसका याद, प्रैक्टिकल नहीं हुआ था सर। चलो ठीक है ठीक है, चलो मैं बताऊंगा, चलो ठीक है। सर तो ये उसका कंपोनेंट एक प्रोजेक्ट था इसका बना था, मैं भी बहुत दिन बाद अभी मुझे याद आया, चलो ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भैया, हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो सर्विस, ठीक है। तो सपोज करो कि आप इंटरव्यू में जाते हो और आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कि भैया माइक्रो सर्विस क्या है और हम क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ी, तो क्या बताओगे? ठीक है, पहले ही क्वेश्चन, पहले ये पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, हाँ बोलो भाई, आज इतने दिन बाद हम आए हैं तो कम से कम हमें कुछ तो हमारा वो करिए कि भाई सर जी हम ये बताएंगे, नहीं बता सर क्या बताना है? कि जी माइक्रो सर। सर्विस क्या होती है, क्यों हम बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ी, कि क्या फायदा। माइक्रो सर्विस के माइक्रो है सेट ऑफ एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हम्म बेसिकली। अरे इसका बनाने का ये फायदा हो जाता है कि एक सर्विस अगर डाउन चली जाए तो दूसरे सर्विस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। जैसे एक माइक्रो सर्विस अगर डाउन पड़ गई तो दूसरे माइक्रो सर्विस पे इफेक्ट कोई नहीं पड़ेगी, लूजली कपल होती है। जो हम मोनोलिथिक, जो ओल्ड हम ट्रेडिशनल जो हम अप्रोच फॉलो करते हैं उसमें ये होता था ना कि एक होता है कि माइक्रो सर्विस लार्ज प्रोजेक्ट के लिए इजीली हैंडल कर लेता है। थोड़ी सी मतलब कि ये होती है कि बनाने का थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है, बट वो इजीली हैंडल करता है। जो हम एमबीसी पैटर्न को फॉलो के हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा कोड ज्यादा हो जाता है, प्रोजेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएगा, उसको हैंडल करना फिर मुश्किल हो जाती है। और वो हम्म टाइटली कपल होता है। अगर एक सर्विस को अगर कुछ भी थोड़ा भी चेंजेस हो तो हम्म दूसरे सर्विस को भी पूरा चेंज होगा, इफेक्ट पड़ता है, और उसको फिर दोबारा सारा सारा चेंजेस को हम्म रीडिप्लॉय करना पड़ेगा। माइक्रो में ऐसा नहीं है, सिर्फ जो सर्विस डाउन पड़ी है उसी को हमें रीडिप्लॉय करनी पड़ेगी। तो इससे बेनिफिट ये हो जाती है। अब बाकी सर इतना ही मेरे को पता है, आई थिंक सही गलत सर आप बताइए। हम्म। तो मोनोलिथिक क्या होता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें क्या समझते हैं? हम्म मोनोलिथिक में ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से माइक्रो सर्विस आया? हम्म बेसिकली हम जो अभी तक एप्लीकेशंस बनाते थे या बनाते आ रहे हैं, जो भी अभी तक जो हमने एप्लीकेशन अभी तक बनाया है, वो हमारी मोनोलिथिक ही होती थी। समझ रहे हो? अभी तक जो भी हमने एप्लीकेशन बनाते थे, जैसे जो सर्वर जीएसपी से, मोनोलिथिक एप्लीकेशन मतलब वही एप्लीकेशन जिसमें हमारा एक सिंगल सर्वर होता है और उसी सर्वर पे हम पूरा एप्लीकेशन बिल्ड कर देते हैं, दैट्स इट। वो मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि आप स्प्रिंग बूट के अंदर ये एक प्रोजेक्ट बना लीजिए। देखिए अभी मैंने खोजा है तो मुझे ये मिल गया, ये
माइक्रो सर्विस 10 PM, ये मैं बना रहा था आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो तो। ये हमने इतना सारा बनाया था, इसको हमें रिकॉल करना पड़ेगा सारा। तो जो हमारी मोनोलिथिक एप्लीकेशन थी, वो पहले तो हम जो सर्वलेट JSP में नॉर्मली एप्लीकेशन बनाते हैं वो हमारी मोनोलिथिक एप्लीकेशन ही होती है, या स्प्रिंग बूट में भी मोनोलिथिक एप्लीकेशन बनती है। मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होती है, वो सिंगल सर्वर पे ही बेसिकली वर्क कर रही होती है। सही बता रहे हो आप, जिसमें सब कुछ एक ही सर्वर पे डिपेंड हो जाता है। ठीक है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर वर्सेस माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। तो ऐसे अगर आप करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोनोलिथिक एप्लीकेशंस में इस तरह से काम होता था, कुछ इस तरह से काम होता था भी। ठीक है, आपका बिजनेस लॉजिक, प्रेजेंटेशन लॉजिक, डेटाबेस लॉजिक सब कुछ एक ही जगह पे एक ही सर्वर में बिल्ट होता था, उसका एक ही डेटाबेस होता था। सारी चीजें मोनोलिथिक एप्लीकेशन का एडवांटेज भी होते हैं, लेकिन क्या एडवांटेज होते हैं मोनोलिथिक एप्लीकेशन के? छोटे छोटे, हाँ बोलिए बोलिए। सर कंट्रोलिंग एक जगह से सब कुछ कंट्रोल कर किया जा सकता है। एक ही जगह से कंट्रोल करा जा सकता है। छोटे मोटी एप्लीकेशंस के केस में ये सही भी होती है, थोड़ा समझना भी सही होता है। एक्सपेंसिव ज़्यादा है माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस जाहिर सी बात है छोटी मोटे, इसीलिए छोटे मोटे कंपनियां ऐसे एफर्ट भी नहीं कर सकती। और मैनेज करना बड़ा आसान है, एक ही आदमी इसको मैनेज कर सकता है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज को, हाँ सर मतलब कि आवाज की आदत पड़ जाती है कि एक बंदा हैंडल नहीं कर पाता है माइक्रो सर्विस। चलिए ठीक है, वो सब तो थियोरेटिकल बातें हैं जो कि हम जानते हैं, हमने पढ़ा है, मैं तो ऐसे डिस्कस कर लिया। एकदम लेमैन की भाषा में माइक्रो सर्विस कुछ भी नहीं है, स्प्रिंग बूट के अंदर बनाई गई छोटी छोटी एक एप्लीकेशन होती है, एक सिंपल एप्लीकेशन। उसको एक जगह कंबाइन कर दिया जाता है, एक जगह उन एप्लीकेशन को एक जगह नहीं कंबाइन करा जाता है, मतलब उनको एक जगह, हाँ ऐसे ही समझ लो, एक जगह कंबाइन करके एक जगह सर्वर पे स्टोर कर दिया जाता है। बट हर सर्विस अपने आप में इंडिविजुअली अपना अपना सर्वर होता है, अपना अपना डेटाबेस होता है, वो अपना अलग अलग इंडिविजुअली वर्क कर रहा होता है। और जितने भी माइक्रो सर्विसेज होती हैं, उन सर्विसेज का हो सकता हो कि आपस में इंटरकनेक्शन हो रहा हो, लिंकिंग भी हो रहा हो, एक सर्विस दूसरे सर्विस को कॉल कर रही हो, एक सर्विस दूसरे सर्विस को यूज कर रही हो, या वो इंडिपेंडेंटली भी वर्क कर रही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए, एक माइक्रो सर्विसेज को बनाने के लिए, तो देखिए नीड विड तो मैं नहीं बता रहा, इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं बता रहा, वो सब तो आप जानते हो, बहुत हमने डिस्कशन किया है। बट एक माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के अंदर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, या किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। मेजर वो कंपोनेंट्स बताइए, बताइए भैया आप लोग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर मुझे एक माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन बनाना है तो मैं क्या क्या चीज़ें मुझे पता होना चाहिए, क्या क्या टेक्निकल वर्ड के टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है माइक्रो सर्विसेज में, तो मुझे बताए। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में जब हम एपीआई डेवलप करते हैं, सर्विस बनाते हैं, तो इसमें क्या क्या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज होती है, बताइए, कोई बताए भाई, कौन कौन से टेक्निकल वर्ड? स्मॉल स्मॉल जो माइक्रो सर्विस बने, फिर दूसरा होगा उसको कम्युनिकेशन कराने के लिए रेस्ट टेम्पलेट का यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं? पहला क्या बताया? पहला सर जो छोटे छोटे माइक्रो सर्विस बनाएंगे सर, जो प्रोजेक्ट होंगे हमारे नॉर्मल एप्लीकेशन बनती है नॉर्मली, है ना? कैसा गलती। तो जब स्प्रिंग बूट नहीं हाँ था, सर, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नहीं था, तो क्या माइक्रो सर्विस नहीं बनती थी? तब भी बनती थी, है ना? तो
तो बनती तो स्प्रिंग बूट तब भी हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि स्प्रिंग बूट के बिना नहीं बना सकते, बट थोड़ा सा इसके थ्रू और आसान हो गया। ठीक है, तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन आपको बनाने आना चाहिए, और स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन जो अपने आप में है दूसरा सर उसको तो है ना किस माइक्रो, आना चाहिए क्या आना दोनों। चाहिए? तीसरा फिर आवाज क्या, अरे सर कम्युनिकेशन कराने आना चाहिए। हेलो, कम्युनिकेशन कराने मैं आना कह रहा हूँ सर चाहिए। ईच माइक्रो, हाँ। हाँ। और चौथा क्या है, सारे सर्विस को यूरेका सर्वर के बारे में पता होना चाहिए। अब यूरेका सर्वर से सारे जो हमारे माइक्रो सर्विस को रजिस्टर करने आना चाहिए। फिर हमारे सारे, क्योंकि सारे जो माइक्रो सर्विस होंगे उसके पोर्ट अलग होंगे, एप्लीकेशन का नाम अलग होगा, तो उसको लोड बैलेंस उसको हमें चाहिए कि भाई हमें पोर्ट से कोई मतलब नहीं, कोई यूजर कोई पोर्ट चेंज कर दे, रैंडम कोई पोर्ट, तो उसको लोड बैलेंसिंग करने आना चाहिए। जो हमें रिक्वेस्ट को लोड बैलेंसिंग कर रहे अपने आप ही खुद ही, उसको करने आना चाहिए। फिर चौथा क्या है, हमें एक एंट्री पॉइंट बनाना चाहिए कि भाई बहुत सारी सर्विस चल रहे हैं जो माइक्रो सर्विस, उसकी एक एंट्री पॉइंट हो, एक कंट्रोलर हो, उसी से हमारा सारा माइक्रो सर्विस हिट हो। तो उसके लिए एक एपीआई गेटवे के बारे में पता होना चाहिए। फिर एपीआई गेटवे पे हमें ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन लगाने आना चाहिए, जिससे हमारा जैसे JW टोकन हो, ऑथ2 हो, ये सब हमें पता होना चाहिए। हम्म, खैर वो अलग की बस सर चीज मेरे हो को तो गई। इतना ही पता है सर। एपीआई गेटवे हो गया, स्प्रिंग बूट की ईच इंडिविजुअल एप्लीकेशन हो गई, कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विसेज हो गई, सर्वर हो, और यूरेका यूरेका सर्वर, यूरेका सर्वर एंड क्लाइंट, है ना, जो एप्लीकेशन ऑलरेडी होती है, ये एप्लीकेशन जो स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन होती है वो क्लाइंट का ही काम करती है। तो यूरेका सर्वर और यूरेका क्लाइंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। एपीआई गेटवे, है, कॉन्फ़िग सर्वर भी एक टॉपिक होता है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। कॉन्फ़िग सर्वर सर वो थर्ड पार्टी होता है सर, डिस्कवरी कॉन्फ्लिक्ट सर्वर। और कम्युनिकेशन सर्विसेज को कराने के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे थे, हमने क्या क्या चीज यूज सर करी थी? रेस्ट, कम्युनिकेशन रेस्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट यूज किया था, और भी एक चीज यूज टेम्पलेट किया था। फिगन क्लाइंट होता है सर। फिगन क्लाइंट, फिगन क्लाइंट यूज किया था, है ना, FIGEN, ऐसे ही शायद। तो फिगन क्लाइंट, या आ, आप जो है ये यूज कर लीजिए, एपीआई गेटवे है, फिर कॉन्फ़िग सर्वर है, और कोई वर्ड है, कोई टर्मिनोलॉजी जो माइक्रो सर्विस के रिस्पेक्ट में हमें चाहिए? हाँ? सर सर्किट ब्रेकिंग पैटर्न, सर्किट ब्रेकर पैटर्न जो है, हमें डिजाइन पैटर्न पता होना चाहिए, बात तो सही है ना। यहाँ पे डिजाइन पैटर्न भी हमें लगाएंगे, है ना, डिजाइन पैटर्न, और वो भी सर्किट ब्रेकर, फॉल्ट और फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, है ना। तो वो थोड़ा सा मतलब आगे लेवल की चीज हो गई, लेकिन ठीक है, उसमें हमें लगाना ही होगा सर्किट ब्रेकर डिजाइन पैटर्न। और तो मुझे ये जानना था तो मुझे ये जानना था कि स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन तो हमें बनाने आती है, नॉर्मली तो हम बना लेते हैं, कोई भी बंदा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी बना लेगा, है ना। इवन विकास सोलंकी भी बना लेंगे, नहीं बना लेंगे स्प्रिंग बूट के अंदर कोई भी एक सर्विस, कोई भी वेब सर्विस नहीं बना पाओगे? विकास सोलंकी बना लोगे, मुझे लग रहा है कि नहीं बना पाओगे। हम्म अरे स्प्रिंग बूट के अंदर एक सिंपल सी एक एपीआई हिट करना, गेट या पोस्ट या पुट या इसको कॉल करना, नहीं हाँ आएगा? सर, हाँ सर आ जाएगा। आ जाएगा ना, ओके। ओके,
तो अगर मान लीजिए स्प्रिंग बूट के अंदर हमें एप्लीकेशन बनाने आ गया, तो एप्लीकेशन के बीच में, बहुत सारी एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन भी हम करा लेंगे। कम्युनिकेशन मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारी एक है कस्टमर की माइक्रो सर्विस, एक ऑर्डर की माइक्रो सर्विस, ठीक है। तो कस्टमर की जो माइक्रो सर्विस होगी वो ऑर्डर को कॉल करेगी, या ऑर्डर को माइक्रो सर्विस होगी वो कस्टमर को कॉल करेगी। जैसे एक कस्टमर ने कितने ऑर्डर किए, या ये ऑर्डर आईडी किस कस्टमर की है, इस तरह से हमें ये पता चल पाए। तो ये काम किसके थ्रू हो जाएगा? ये काम हो जाएगा हमारा, कम्युनिकेशन कराएंगे एपीआई का, ठीक है। बट यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है एपीआई गेटवे। इसका क्या मतलब होता है एपीआई गेटवे? एपीआई गेटवे का क्या यूज होता है जब हम सर्विस बनाते हैं, माइक्रो सर्विस? चलिए जरा एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, यहाँ पे रुक जाइए एक सेकंड। जैसे देखिए ये कस्टमर की सर्विस है, इसमें हमने करा क्या है, कुछ नहीं, मैंने प्रोजेक्ट बना के पहले भी दे रखा है। तो इसमें कस्टमर को हम क्या क्या कर रहे हैं भाई, कस्टमर का कंट्रोलर कहाँ गया, ये कंट्रोलर है। तो हम यहाँ कर क्या रहे थे जरा देखते हैं। कस्टमर को शायद सेव कर रहे होंगे, और क्या सेव कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे, गेट कर रहे होंगे, है ना, यही सब कर रहे होंगे। ये देखिए कस्टमर सेव हो रहा है, फाइंड हो रहा है ना, गेट ऑल कस्टमर है, गेट है। अच्छा, तो ये नॉर्मल एक सर्विस ही है और कुछ नहीं है। रेस्ट लगा के रेस्ट कंट्रोलर बन जाता है, उसमें क्या कहानी है। बाकी हाँ, इसमें हमने एक्सेप्शन भी हैंडल कर रखा है अलग से, रेपोजिटरीज भी, वो तो खैर बनाते ही थे पहले भी हम। तो मतलब एक हमारा कस्टमर का कंट्रोलर है, ये कस्टमर की सर्विस है, और इधर हमारी ऑर्डर की सर्विस है, ठीक है। नीचे ये ऑर्डर की सर्विस है। इसमें क्या कोड लिखा हुआ है अभी हम बहुत अंदर नहीं जा रहे हैं, बट दो सर्विस है। तो और इन सब सर्विसेज को, ये जो दोनों सर्विसेज हैं, इनमें शायद हमने कुछ रिलेशन भी बनाया था। अब क्या रिलेशन है मुझे एक बार चला के देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है, कि कस्टमर से ऑर्डर निकल रहा है, ऑर्डर से कस्टमर निकल रहा है, क्या इस तरह की चीज़ इसमें नहीं हो रही है, तो हमें करना पड़ेगा। तो मतलब कर लेंगे तो ठीक रहेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, और क्या। अब जैसे देखो यहाँ गेट ऑल ऑर्डर है, फाइंड ऑर्डर है, और सेव है, ठीक है। ठीक है, बहुत पहले हमने बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। यहीं पे हम कहानी सब छोड़ के चले गए थे, लगभग महीने हो गए। 15 दिन तो हो ही गए, महीने नहीं हुए तो 15 दिन हो ही गए, है ना। तो अच्छा, तो फिर उसके बाद मैंने एक एपीआई गेटवे भी बनाया था। और एपीआई गेटवे का क्या रोल था, एपीआई गेटवे क्यों बनाते हैं, इसके बारे में कौन मुझे बताएगा भाई। एपीआई गेटवे नहीं, कौन ऐसे नहीं, रुको जिससे पूछूंगा वही बताएगा। जितेंद्र शुक्ला, आप ही बताओ भाई, कुछ रिकॉल करो, एपीआई गेटवे का क्या रोल होता होगा माइक्रो सर्विस बनाने में। सर सर यूआरएल्स को हैंडल करने के लिए एपीआई गेटवे बनाते हैं। जैसे कि जब हम माइक्रो सर्विसेज को यूरेका सर्वर से, मतलब सर्वर पे क्या कर हम्म, देते हैं, क्या कर क्लाइंट देते को हैं? सर्वर पे डाल देते हैं, तो उसके अलग अलग जो है एंड पॉइंट हो जाते हैं, यूआरएल्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो क्यों? उन यूआरएल, नहीं, पहले तो ये बताइए कि हम अपनी सर्विस को यूरेका सर्वर में क्यों डालते हैं? यूरेका सर्वर में थोड़ी सर्विस को डालते हैं यार। सर क्लाइंट क्लाइंट को मतलब यूरेका सर्वर पे होस्ट करते हैं ना। क्लाइंट जो को, हमारी वेब सर्विसेज होती हैं छोटी छोटी, उन्हें यूरेका हाँ, सर्वर पे करते हैं। यूरेका सर्वर पे कहाँ करते हैं, उसको तो कॉन्फ़िग सर्वर पे करते हैं। नहीं सर, यूरेका सर्वर ही ना होता है सर, रजिस्ट्री सर्वर पे सर। रजिस्ट्री सर्वर पे, तो यूरेका सर्वर कंफ्यूज
हाँ सही कह रहे हो, तो मैं तो आपके ऐसी परीक्षा ले रहा था। तो मतलब ये मुझे बताइए कि स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को हम यूरेका सर्वर में क्यों मतलब बाइंड करते हैं, बाइंड करना बोलते हैं, रजिस्टर करना बोलते हैं। हम स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन को यूरेका सर्वर में क्यों बाइंड करते हैं, हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्यों बनाते हैं, फिर यूरेका सर्वर की उसमें डिपेंडेंसी रख के, और यूरेका सर्वर होता क्या है वो बताइए, उसके बारे में सर बताइए। यूरेका सर्वर वो सर्वर होता है जो कि कई सारी वेब सर्विसेज को हैंडल करता है। जैसे कि हमारी छोटी हम्म, छोटी वेब सर्विसेज होती हैं, और उन वेब हम्म, सर्विसेज में अगर कोई एक ऐसी सर्विस है जो किसी कारण नहीं चल रही है, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग मतलब माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं। अब उन सारी सर्विसेज की जो यूआरएल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, और एपीआई गेटवे इसलिए इस मतलब इसका क्या सर्वर कहते तो हैं पूरा यूआरएल बताया को हैंडल नहीं कर। आप। यूरेका सर्वर तो पूरा बताया ही नहीं। हाँ सर, यूरेका सर्वर जो है वो होता है कि जो वेब सर्विसेज को चलाने के लिए यूज किया जाता है। क्यों, क्यों यूज किया जाता है, जरूरत क्या होता सर है सर इसकी? ये एक सर्वर होता है, जैसे हम्म, हमारा ये लोकल होस्ट होता है एक सर्विस को चलाने के लिए, वैसे ही एक यूरेका सर्वर होता है जो माइक्रो सर्विस को चलाने के लिए काम आता है। छोटे लाल बताएंगे, छोटे लाल बताइए आप, छोटे लाल विश्वकर्मा जी बताइए, यूरेका सर्वर का क्या रोल होता है? हम्म, करीम बताइए आप, अब्दुल करीम। पवित्र बताइए आप। हम्म, सर मैं नहीं बता सकता ठीक से। तो पहले चीज यही सब आउट ओवरव्यू जो है हमें पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम कैसे कैसे काम करेंगे, क्या क्या हमारा पर्पज होगा। हम्म, जुबेर बताओ। हम्म, प्रीतम बताइए कि यूरेका सर्वर क्यों जरूरी है। सर यूरेका सर बेसिकली एक ये सर्विस प्रोवाइड करता है ना कि कौन सी सर्विस चल रही है, कौन सी सर्विस हम्म, नहीं चल रही है, कौन सी सर्विस अप है, जैसे कौन सी सर्विस डाउन है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कौन सी सर्विस कौन से पोर्ट पे चल रही है, ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। बेसिकली यूरेका सर्वर का काम यही है कि कौन सी सर्विस अप है कौन सा डाउन है, हमें यूरेका सर्वर से पता लग जाता है। क्योंकि मान लो कल को हमारे पास 100 माइक्रो सर्विस बने हुए हैं, तो हमें कौन सा पता, हम एक एक करके थोड़ा जाकर देखेंगे कि कौन सा माइक्रो सर्विस चल रही है कौन सी नहीं चल रही है। तो यूरेका हम्म, सर्वर एक सर्वर रजिस्टर कर देते हैं ताकि हम अप है तीसरा में, ताकि कोई भी जो भी यूजर होगा देखे कि भाई ये सर्विस मेरी चल नहीं रही है, तो जाके इजीली उसी सर्विस में जाके चेक करेगा कि भाई ये हमारी माइक्रो सर्विस चल नहीं रही है, और उसको दोबारा चलाए, कोई इशू है चेक करेगा, बग ठीक करेगा जो भी है, फिर हिसाब से अपने जगह। नहीं तो अगर ये यूरेका सर्वर नहीं होता तो फिर तो बंदा ढूंढता ही रहेगा इशू कहाँ है, कौन सा सर्विस में है। क्योंकि माइक्रो सर्विस तो ऐसे ही बड़े होते हैं, बहुत सारे सर्विस बने होते हैं, तो उसमें हमें पता नहीं लगेगा, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हम्म, सही है सर। नहीं सही है, सही बताया आपने। यूरेका सर्वर जो होता है वो मतलब मॉनिटरिंग सर्वर होता है। एपीआई यूरेका सर्वर जो होता है वो इस तरह का एक सर्वर होता है। देखिए यहाँ पे ऐसे, देखिए ऐसे है ना, मॉनिटरिंग सर्वर होता है। यहाँ दिख नहीं रहा है ना। वो बेसिकली देखिए, अगर कहा जाए यूरेका सर्वर क्या है, जिसको हम रजिस्ट्री सर्वर भी बोलते हैं, तो यूरेका सर्वर कुछ नहीं है, वो एक काइंड ऑफ स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन है ना। एक एक नॉर्मल एक एप्लीकेशन है। जैसे देखिए, इसमें से कोई भी वर्ड आप उठा लो, चाहे एपीआई गेटवे उठा लो, चाहे यूरेका सर्वर उठा लो, है ना, चाहे वो आप स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन की बात करो,
तो ये तीनों चीजें, स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन अपने आप में एक एप्लीकेशन तो है ही, एपीआई गेटवे भी स्प्रिंग बूट की एक एप्लीकेशन होती है, यूरेका सर्वर भी स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन होती है। तो सबके सब एक एप्लीकेशन सर्वर ही, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम ही है, बट उनके अंदर जब डिपेंडेंसी ऐड कर दी जाती, कैपेबिलिटी ऐड कर दी जाती है, तो वो उस काबिल बन जाते हैं। तो अगर आपने आरएमआई बहुत पहले थोड़ा पढ़ा हो तो मैं आपको सिखाया भी था। आरएमआई में भी क्या होता था कि जब भी हम किसी क्लाइंट को बनाते थे तो क्लाइंट को एक जगह पे एक सर्वर में रजिस्टर कर देते थे, ठीक है, जिसको हम बोलते थे रजिस्ट्री सर्वर। और उस रजिस्ट्री सर्वर में जहाँ पे हम रजिस्टर कर देते थे, तो उससे क्या होता था कि भाई कहीं न कहीं, और उसको एक नेम से बाइंड कर देते थे, ठीक है। और जो नेम से हम उसको बाइंड कर देते थे, तो सम टाइम जो है हमें जैसे हम कोई सर्विस हिट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सर्विस हमने स्प्रिंग बूट की एक एप्लीकेशन हमने बनाई, जिसका अपना एक एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर है और उसकी अपनी एक आईपी है जिस पे वो चल रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन का नाम है लॉगिन और आईपी है 192.168.134 और वो एप्लीकेशन किसी मशीन पे चल रहा है। और वो जिस भी मशीन पे जिस भी इंस्टेंस पे चल रहा है उसकी आईपी से वो रेफर होता है। लेकिन समहाउ ऐसा हो सकता है कि वो इंस्टेंस या वो मशीन डिस्ट्रॉय हो गई या वो अपग्रेड हो गई, कल को उसकी आईपी अपग्रेड हो गई, है ना। तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो सर्विस अभी अपग्रेड में है, मेंटेनेंस में है, या उसका सिस्टम नहीं चल रहा है, या उसकी आईपी ये है वो है जो भी है। तो हम अपनी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको एक रजिस्ट्री सर्वर में बाइंड करते हैं। उस रजिस्ट्री सर्वर का नाम होता है यूरेका सर्वर, जो हम बनाते हैं बेसिकली वो एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन ही होती है, लेकिन उसके अंदर हम कैपेबिलिटीज ऐड कर देते हैं। जैसे ये देखिए आपके सामने ही है, ये देखिए ये जो हमारा रजिस्ट्री सर्वर जो करके बनाया गया, रजिस्ट्री क्लाउड सर्वर करके है, यही यूरेका सर्वर है। यही जो रजिस्ट्री क्लाउड सर्वर करके हमने एप्लीकेशन बनाई थी लास्ट टाइम पे, और उसमें कुछ डिपेंडेंसी डाल दी थी, तो यही एप्लीकेशन एक सर्वर का काम कर रही है और कुछ नहीं है। देखिए क्लाउड सर्वर की डिपेंडेंसी है, स्प्रिंग क्लाउड नेटफ्लिक्स सर्वर यूरेका सर्वर की डिपेंडेंसी है, दैट्स इट। और साथ ही साथ इसके जो YAML फाइल है, उस YAML फाइल में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हम करते हैं बेसिक, कि जो रजिस्ट्री ये जो है ये खुद, मतलब ये जो सर्वर है खुद जो है रजिस्टर विथ यूरेका फॉल्स कर दिया, फिर रजिस्ट्री फॉल्स कर देते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी, ये तो खैर कोई मैंडेटरी प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्लाइंट के लिए है कि क्लाइंट के साथ जो है इसकी रजिस्ट्री खुद अपने आप ना हो जाए, जब क्लाइंट रजिस्टर हो तभी इसके साथ रजिस्टर हो, अदरवाइज ना हो, या वट एवर। तो ये भी, इसका भी अपना एक सर्टेन पोर्ट नंबर होता है, ये भी एक नॉर्मल एप्लीकेशन ही है ना, और इसका भी अपना एक होस्ट नंबर है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी एप्लीकेशन को बाइंड करा लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं। तो इसकी इसकी इस पर्टिकुलर रजिस्ट्री सर्वर जो जिसका पोर्ट नंबर है, सर्टेन पोर्ट नंबर है, इसका पोर्ट नंबर 7000 है। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हम बनाएंगे स्प्रिंग बूट की, वो इसी रजिस्ट्री सर्वर में ही बाइंड कर लेते हैं, ताकि, और उसको एक लॉजिकल नेम से बाइंड कर लेते हैं, समझ रहे हो, सबका एक नाम दे देते हैं। तो कल को अगर मान लीजिए एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन ही करने की बात हो गई, तो उनको उसी नाम से ही हम कम्युनिकेट करा सकते हैं, उसी नाम से ही कॉल कर सकते हैं, है ना। तो अगर उसकी आईपी वाईपी हमें भूल भी गई है तो हमें उसको डजंट मैटर। जैसे इसका कि एप्लीकेशन का नाम ले लिया कस्टमर सर्विस, तो कस्टमर सर्विस नाम से जाके इसके अंदर बाइंड हो जाएगा, है ना। तो एक, मतलब कह सकते हो कि बीच का एक मीडिएटर है, काइंड ऑफ मैनेजर है, जिसके पास सारे सर्विस की इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है। जैसा प्रीतम ने भी बताया कि कौन सर्विस अप है डाउन है, ये सभी पता लगाया जा सकता है। और साथ में उनके लॉजिकल नेम से जब वो बाइंड है तो हमें उसकी एक्चुअल नेम की तरफ हमें मूव भी नहीं करना है, जाना भी नहीं है,
है ना। तो रजिस्ट्री सर्वर ये होता है बेसिकली, मतलब इन शॉर्ट जो है सारी सर्विसेज को इसके अंदर रजिस्टर करके मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि एपीआई गेटवे क्या होती है, ये बात बताएंगे। कौन बताएगा ये बात? बताओ भाई शुक्ला जी, हैं जितेंद्र शुक्ला बताएंगे। तो एपीआई गेटवे का क्या रोल होता है? चलो रजिस्ट्री सर्वर तो समझ में आता है जिसमें सारी सर्विसेज को हम बाइंड कर लेते हैं, बट एपीआई गेटवे क्यों बनाते हैं? मतलब वो भी एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन होती है अगर मैं आपको बताऊं, बट एपीआई गेटवे नाम की एक एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट की अलग से क्यों हम बनाते हैं? उसका क्या जरूरत होती है? हम्म हम्म नहीं बताओगे? सर सर, क्योंकि ये एक ही यूआरएल पे चलता है वो, और अपने एंड पॉइंट के बिहाफ पे सर्विस को कॉल करता है। तो एपीआई गेटवे इसीलिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसके एंड पॉइंट पे वो सर्विस को कॉल करके उसकी इंफॉर्मेशन लाता है। और सम, एपीआई गेटवे में हम जो है कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जो कि हमारी वेब सर्विसेज की इंफॉर्मेशन होती है, उसका एंड पॉइंट होता है और उसकी आईडी होती है और उसका यूआरएल्स होता है, यही सब। सही है सर। हम्म नहीं समझ में नहीं आया आप जो बता रहे हो बात। सर जैसे प्र- क्या क्या होता है कि हम्म, हमारे पास एक ऑर्डर की सर्विस है और एक कस्टमर की सर्विस है। तो और हमने सही है। जो है रजिस्ट्री क्लाउड सर्वर के यूआरएल से कॉल किया। तो अब हम्म, उस जैसे कि कस्टमर सर्विस का एंड पॉइंट कस्टमर है और हम्म, ऑर्डर सर्विस का एंड पॉइंट ऑर्डर है। तो अगर हमने यूआरएल स्लैश ऑर्डर दे दिया तो वो कंफ्यूज हम्म। हो जाएगा कि किस सर्विस को कॉल करनी है। तो इसके एंड पॉइंट को मैनेज करने के लिए एपीआई गेटवे रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि उसके एंड पॉइंट से उस सर्विस को कॉल करता है, जहाँ पे उसकी आईडी और उसका नेम रहता है। तो वो उसकी आईडी के बिहाफ पे उस सर्विस को कॉल कर देता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन यूजर्स को दिख जाती है। इसके बिना काम नहीं हो पाएगा क्या? सर फिर हम होने को तो हो जाएगा, मैनेज तो कर सकते हैं। कैसे? तो फिर हमें उस यूआरएल से कॉल करना पड़ेगा ना। जिस सर्विस को कॉल करना, जिस सर्विस को यूज करना पड़ेगा उसके यूआरएल्स को काम यूआरएल्स मतलब उसी के यूआरएल्स को हिट करना पड़ेगा। फिर ये इसकी जरूरत क्या पड़ेगी हमें सर्वर की, है ना। हाँ सर, तो फिर हमें जरूरत कैस क्यों पड़ेगी, मतलब जब फिर तो कस्टमर और ऑर्डर को अलग अलग हमें कॉल करना पड़ेगा। कोई और बताओ भाई, एनी अदर वन। एपीआई गेटवे क्यों जरूरी है? हम्म सर कॉमन पोर्ट मिलेगा सर सब एप्लीकेशनों को। क्लाइंट को सर मत अगर फिर अलग अलग सर्विसेज कॉल करने के लिए अलग अलग पोर्ट नंबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। एपीआई गेट से हमें कॉमन पोर्ट बनाकर क्लाइंट को एक्सपोज कर देंगे, वो हिट कर लेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि हम एप्लीकेशन को मतलब पोर्ट नंबर की वजह से ही करते हैं या और भी कोई रीजन होता है? हम्म पोर्ट नंबर के लिए ही करते हैं? सर वैसे हाँ सर, पोर्ट नंबर के लिए ही सर मेन पर्पस होता है, पर सिक्योरिटी भी हम वही लगाते हैं जहाँ पर रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करते हैं। एक कॉमन गेटवे बना देते हैं सर, वहां से ही रिक्वेस्ट माइक्रो सर्विसेज पे पहुंचेगी, मतलब अंदर एप्लीकेशन पर। वहां पर हम हेल्थ चेक रखते हैं सर, एक्चुएटर लगाते हैं, हर चीज। एक्चुएटर क्या होता है? सर हेल्थ हम्म चेक करने के लिए सर, आप ही बोला था आपने
कुछ हेल्थ चेक करने के लिए होता है सर्विसेज की, रिक्वेस्ट के लिए। किस टाइप की हेल्थ चेक, मतलब क्या अप सर्विस अप है डाउन है या जो सर्विस भी? अप है डाउन है सर। हाँ सर, सर्विस तो अप वो है तो डाउन है। देख लेते हैं, रजिस्ट्री सर्वर में देख लेते हैं। सर पता नहीं शायद सर, डिटेल में दिखेगा शायद सर, रिक्वेस्ट कहाँ पर डाउन हो गई है और कौन से फॉल बैक मेथड चल रहे हैं या नहीं एक्चुएटर से सर। प्रीतम बताओ, एपीआई गेटवे क्यों हम बनाते हैं, क्या जरूरत है पड़ी एपीआई गेटवे की? सर एपीआई गेटवे बेसिकली स्प्रिंग बूट का ही एक प्रोजेक्ट होती है, एप्लीकेशन होती है। ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है ना, क्योंकि माइक्रो सर ये हमें एक ये फैसिलिटी प्रोवाइड जो कि एक एंट्री पॉइंट प्रोवाइड करती है सारे माइक्रो सर्विस के लिए, कि भाई एक ही माइक्रो सर्विस के मतलब सारे माइक्रो सर्विस के एक ही एंट्री पॉइंट हो, मतलब कि एक ही पोर्ट से हम बैकएंड में जितने माइक्रो सर्विस है उसको हम एक्सेस कर सके। तो इसके लिए एपीआई गेटवे में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि हमारा सर्विस नेम ये है, यूआरएल ये है, तो भाई इस सर्विस पे हिट करें तो ये पोर्ट पे चल जाए। तो ये पोर्ट नंबर हमारा कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है माइक्रो सर्विस का, वो रैंडम कुछ भी अपडेट हो। हमारे क्या होगा, एपीआई गेटवे प्रोवाइड करेगा कि भाई लोड बैलेंसिंग खुद करेगा, बैकएंड में जो लिखा होगा, और बाकी पोर्ट कुछ भी है उससे मतलब नहीं है। ये अपने पोर्ट से जितने माइक्रो सर्विस है एक ही जो इनकी पोर्ट होगी जो एपीआई गेटवे की, उसी से सारे माइक्रो सर्विस को अगर 1000 हो 2000 हो एक ही पोर्ट से सारे को एक्सेस कर सकता है। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, बेसिकली एक सिंगल एंट्री पाथ प्रोवाइड करता है जिसे सारे माइक्रो सर्विस एक्सेस कर सके। इसका मेन कारण यही है, बस मेन फैसिलिटी भी यही है। सारी एपीआई यहीं से होके जाएगी, है ना? यस, नाम से स्पष्ट है, एपीआई का गेटवे है, मतलब जो भी एपीआई हिट होने वाली है, और पोर्ट नंबर भी एक्चुअल जो है, जैसे करीम भी बता रहे थे कि पोर्ट नंबर भी जो है एक्चुअल हमें नहीं पता चल पाएगा इंड यूजर को, और एपीआई गेटवे का अपना एक पोर्ट नंबर होगा, उससे हम एपीआई को हिट मारेंगे, और उसके अंदर जो है कोड लिखा होगा कि वो हमारे इन एपीआईज को हिट कर देगा, कस्टमर को भी हिट कर देगा और ऑर्डर को भी हिट कर देगा, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड, जैसा आप डिमांड करोगे, है ना, जो सर्विस हिट मारोगे। तो एक्चुअली में एपीआई गेटवे का ही थ्रू जो है सर्विसेज हिट होती हैं, है ना? तो मैं आप लोगों को पे एपीआई गेटवे इन माइक्रो सर्विस, नॉट इन एज्योर, माइक्रो सर्विसेज लिखोगे तो कुछ इस तरह से ही होती है ना? कोई एक बढ़िया डायग्राम, यही डायग्राम देख लीजिए। तो जैसे देखिए यहाँ पे देखिए हमारी माइक्रो सर्विस 1 है, माइक्रो सर्विस 2 है, माइक्रो सर्विस 3 है। ये माइक्रो सर्विसेज चल रही हैं, लेकिन ये सर्विसेज कहाँ चल रही हैं? एक सर्वर में चल रही होती हैं। एक्चुअली चलने के लिए तो एपीआई गेटवे भी सर्वर में ही चल रही होती है। कहीं न कहीं एपीआई गेटवे भी आपके सर्वर का ही पार्ट है, बैकएंड का ही पार्ट है। ये पूरा बैकएंड ही है, पूरा बैकएंड ही है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये भी एक स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन होती है, ये भी सर्वर में बाइंड करी जाती है, रजिस्ट्री सर्वर में इसकी भी इंफॉर्मेशन होती है। तो कोई भी क्लाइंट आएगा तो एपीआई गेटवे के ही माध्यम से ये राउटिंग करेगा, ये लोड बैलेंसिंग करेगा, ये रिक्वेस्ट को चेक करेगा। अच्छा, रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए आ रही है, इस पर्टिकुलर एपीआई के लिए आ रही है, तो मुझे इस सर्विस को कॉल में लगाना है। ये बेसिकली ये देखेगा, अच्छा इसकी रिक्वेस्ट आ रही है तो इस सर्विस को कॉल लगाना है, इसकी रिक्वेस्ट आ रही है तो इस सर्विस को कॉल लगाना है। तो इस तरह का काम करेगा एपीआई गेटवे, बीच का मीडिएटर है। ये सर्विसेज जो चल रही होंगी, इनका अपना एक सर्टेन पोर्ट नंबर हो रहा होता है ना? जैसे आपने देखा होगा कि हमने जो भी एप्लीकेशन बनाई है
उन सारी एप्लीकेशन का अपना एक पोर्ट नंबर है। जैसे ये कस्टमर सर्विस 8081 पे चल रही है। ऑर्डर सर्विस जो है हमारा, देखते हैं, ऑर्डर सर्विस शायद 8082 पे चल रही होगी। तो देखिए, लेकिन इधर एपीआई गेटवे का भी हमने एक, अभी शायद मैंने एपीआई गेटवे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट एपीआई गेटवे का अपना एक सर्टेन पोर्ट नंबर होगा। तो एंड यूजर जो होगा वो बेसिकली एपीआई गेटवे पे रिक्वेस्ट हिट मारेगा, है ना, और वो गेटवे के माध्यम से वो स्पेसिफिक माइक्रो सर्विस के पास, चाहे वो माइक्रो सर्विस 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, उसके पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, है ना। कम्युनिकेशन करेगा बेसिकली इनके बीच में। तो ठीक है, तो हम एपीआई गेटवे अभी सर अगर माइक्रो सर्विस हम बनाते हैं इसलिए क्योंकि कोई भी मॉड्यूल, अगर एक मॉड्यूल अगर नहीं चलता है तो दूसरा मॉड्यूल काम करे, इसलिए यही तो मेन माइक्रो सर्विस बनाने का रीजन है। हाँ, मतलब एक सर्विस अगर बंद हो गई है, एक सर्विस अगर नहीं काम कर रही है तो दूसरा मतलब काम करे, अगर वो इंडिपेंडेंट है, अगर वो उसको कॉल नहीं कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे कंपनीज के अंदर अलग अलग सर्विसेज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बैंकिंग एप्लीकेशन की बात करें, तो बैंकिंग में एक एप्लीकेशन होती है ट्रांजैक्शन करने की, एक होता है पैसा जमा करने की, एक होता है पैसा निकालने की, एक होता है अकाउंट ओपन करने की, ये एक होता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, एक होता है कोई डीमेट अकाउंट या किसी अलग टाइप के अकाउंट खोलने की। तो अगर मान लीजिए कि पैसा ट्रांसफर वाला मॉड्यूल नहीं चल रहा है, कभी कभी बैंक में हम जाते हैं तो नहीं देखते हैं कि कहते हैं कि आज अकाउंट नहीं खुल पाएगा, सर्वर डाउन है। तो ठीक है, उसकी वजह से पूरा बैंकिंग प्रोसेस ठप ना हो जाए, तो जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फंड ट्रांसफ़र हो गया, फंड को सबमिट करना हो गया, ये हो पाए। बिल्कुल। तो सर अगर एपीआई गेटवे बंद हो गया उस प्रोजेक्ट, तो सारे प्रोजेक्ट तो बंद हो जाएंगे। नहीं, तो उसके भी उपाय होते हैं। एपीआई गेटवे के माध्यम से जाता है रिक्वेस्ट, राउट होता है, लेकिन उसके भी तरीके होते हैं कि एपीआई गेटवे बंद हो जाएगा तो मतलब एपीआई गेटवे राउट करता है, तो समझ लो राउटिंग का काम कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एपीआई गेटवे में कोई बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा रहता है, इसमें ऐसा कोई लॉजिक नहीं, उसको फटने के चांसेस होते हैं कि भाई जैसे मान फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल सर्विसेज होती हैं उसमें अच्छा बंद क्यों होती हैं, ये भी तो एक क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक माइक्रो सर्विस हमारा चल रहा है, हम बोलेंगे मान लीजिए ये बंद हो गया, मान लीजिए ये अपने आप तो कुछ बंद होता नहीं है। क्या होता है कि ये बंद हो जाता है, क्या दिक्कत होती है कंपनी में? एक्चुअली क्या होता है कि हर रिलीज जाता है, रिलीज होता जाता है। तो रिलीज जो जाता है, रिलीज का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ नया फीचर बनाया गया, ठीक है, जो स्पेशली, ये मान लीजिए स्पेशली अकाउंट ओपन करने के लिए है, जो जो जिसका नाम है माइक्रो सर्विस 1, ठीक है। तो माइक्रो सर्विस 1 में जो हमारा रिलीज जा रहा है अकाउंट की फीचर, मान लीजिए उसकी यूआई बदल गई या उसमें कोई नया सर्विस ऐड ऑन हो गया, है ना। तो जब इस तरह का कुछ भी काम हो रहा होता है, रिलीज जाती है तो नया फीचर जाता है, नया बिल्ड जाता है, तो उस केस में इस बात की गारंटी नहीं होती है कि जो नया कोड इस वाले कोड में जाके इंटीग्रेट होगा, पहले तो उसको लोकल पे टेस्ट कर लिया जाता है, फिर प्रोडक्शन पे भी टेस्ट कर लिया जाता है। बट 1% चांस होता है कि भाई जब वो मेन प्रोडक्शन में उस कोड के साथ सिंक होगा, तो ऐसा हो सकता है कि भाई वो ना चले, हो सकता है प्रॉब्लम रेज़ कर दे, इस तरह की बात होती है। लेकिन एपीआई गेटवे में इस तरह का कोई बिज़नेस लॉजिक नहीं होता है ना, ऐसी बात है। अब वैसा क्या करोगे भाई जब, और इसके लिए भी तरीके होते हैं ना, कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें अलग-अलग जगह पे चल रही होती हैं। अब डिपेंड करता है कि भई आप
क्लाउड एनवायरनमेंट में चल रही होती हैं, जब क्लाउड एनवायरनमेंट में चल रही होती है तो रिकवरी भी ली जाती है ना, कि एक जगह से कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो लोड बैलेंसर के माध्यम से दूसरी जगह से चीज़ें कॉल कर ली जाए। पर जो मेन प्रॉब्लम आता है ना, वो इस वजह से आता है सर्विसेज में। कुछ नया इन्हांसमेंट होता है, कुछ नया इम्प्रूवमेंट होता है, नया कोड जाता है, कोई बग फिक्स होता है, तब दिक्कत आती है। इस तरह का कोई बिजनेस लॉजिक आपके एपीआई गेटवे में नहीं होता है, समझ रहे हो? अगर होगा भी तो पहले आता है तो लोड बैलेंसर लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से वो लोड की बैलेंसिंग करेगा, वो एक्चुअल रूट कॉज देखेगा। मतलब एक नोड डाउन होगा, नोड पे चलते रहते हैं क्लाउड एनवायरनमेंट में, नोड पे चलते हैं, एक नोड डाउन होगा तो दूसरे नोड पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, है ना? 3-4 नोड लगे होते हैं ना, कई सारे नोड का मतलब अलग अलग मशीन्स होती है ना? इसीलिए लोड बैलेंसर होता है। इसलिए सर्वर एक नहीं होते हैं, कई सारे होते हैं। अब जैसे मुझे याद है कि मैं पिछली कंपनी में जहाँ काम करता था, तो वहाँ पे हमारे पास बैकएंड के 3-3 सर्वर होते थे, 4-4, और उसकी हम टेक्निकल टेस्टिंग करते थे। कैसे? हम लोड बैलेंसर को प्रॉपर चेक करते थे कि एक हमारा बैकएंड सर्वर 1 होता था, एक बैकएंड 2 होता था, बैकएंड 3, बैकएंड 4, 4 बैकएंड के सर्वर होते थे वहाँ पे। बैकएंड 1, बैकएंड 2, बैकएंड 3, और ये बैकएंड मतलब केवल एपीआई को हैंडल करने के लिए। फिर फ्रंट एंड सर्वर होते थे, फ्रंट एंड 1, 2, 3, 4, है ना? फ्रंट एंड का मतलब कोई यूआई को हैंडल करने के लिए अलग सर्वर, और वो भी 4-4 सर्वर, और बैकएंड को हैंडल करने के लिए 4-4 अलग-अलग सर्वर। तो हम क्या करते थे? डाटाबेस को भी तो सर ऐसे ही हैंडल करते हैं सर, मास्टर एंड स्लेव। हाँ, अब उसके बाद क्या होता है कि बैकएंड के हम नोड को डाउन भी कर देते थे, यही इसकी भी टेस्टिंग होती है। इस चीज़ को हम टेस्ट करते थे, चेक करते थे कि अच्छा, ये जो बैकएंड 1 है, बैकएंड 2 है, इसको क्या करते थे, डाउन कर देते थे, या तीनों को डाउन कर दिया, सारा लोड बैकएंड 4 पे भेज दिया। तो क्या उसके वो पूरा हैंडल कर ले रहा है, पूरा प्रॉपर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जा रहा है? तो इसके टेस्ट करते थे हम। इसको लोड बैलेंसर की यही टेस्टिंग होती थी। कुछ नोड को डाउन करके कुछ नोड को अप कर दिया, सारा रिक्वेस्ट उस पे भेज दिया, देख लिया कि हाँ, वो प्रॉपर इस चीज़ को हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से इतना रोबस्ट, इतना मजबूत सिस्टम बनाया जाता है ना? समझ रहे हो? जी सर। चलिए, तो अभी देखिए हम लोगों ने ये सब एक, अब इसके बाद एक कंसेप्ट होता है कॉन्फ़िग सर्वर। वो भी मतलब टेक्निकल टर्म है। तो कॉन्फ़िग सर्वर, तो कॉन्फ़िग सर्वर का क्या रोल है? यहाँ डिज़ाइन पर हटा दो। यहाँ पे कॉन्फ़िग सर्वर किस लिए यूज़ करा जाता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करा जाता है? हाँ? किसी ने कुछ पढ़ा हो तो कॉन्फ़िग सर्वर के बारे में बताइए। कॉन्फ़िग सर्वर का क्या रोल होता है? इसलिए हम यूज़ करते हैं। हुँ? बोलो भाई, किसी को पता है कॉन्फ़िग सर्वर के बारे में? सर बोलिए। कॉन्फ़िग सर्वर भी एक तरह से बोले तो स्प्रिंग बूट का ही एप्लीकेशन होता है, बट ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, अगर हुँ, ऐसा कोई प्रॉपर्टी जो सारे माइक्रो सर्विस में कॉमन हो, कॉन्फ़िगरेशन हाँ एस सॉरी, ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन जो सारे स्प्रिंग बूट में कॉमन हो, उसको हम कॉन्फ़िग सर्वर में रख देते हैं। कॉन्फ़िग सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हम किसी गिटहब से कर सकते हैं, या कोई यानी सर्वर हो उससे हम कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई गिटहब या गिटलैब जो भी है, बिग बकेट, उस पे हम कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये डेटा सोर्स की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, है ना? या तो सर एक जो अब यूरेका रजिस्टर करने का कोड होता है वो भी हम कर सकते हैं। मतलब लेकिन ये डेटाबेस का कोई कोड ज़रूरी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। हो सकता हो कि आपकी एक सर्विस मायस्क्ल को कॉल कर रही है, दूसरी सर्विस ओरेकल को कॉल कर रही है, तीसरी सर्विस किसी और को कॉल कर रही है ना? तो वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि मेरी 3-3 सर्विसेज़ हैं, 4-4 सर्विसेज़ हैं, सब में ये जो डायलेक्ट हैं और ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, तो इन सबको किसी कॉन्फ़िग से, बट वो ऑप्शनल है, सर ऑप्शनल है। सर कॉन्फ़िग सर्वर में भी दो तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होता है, एक फाइल बेस होता है और एक हुँ, होता है कि जो हम गिटहब से करते हैं। तो हम फाइल बेस में करते हैं तो जो आप बोल रहे हो डाटाबेस,
इसको भी हम इजीली हैंडल कर सकते हैं कि हम जो प्रॉपर्टी फाइल है application.yml जो है वो हम कॉन्फ़िग सर्वर के अंदर लिख देंगे इसी के सर्वर के नाम से, और कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहीं से उठाता है, वो कॉन्फ़िग सर्वर रन होगा तो वहीं से उठाएगा। तो उसके दो तरीके होते हैं। तो बेसिकली यही है कि जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में सारे स्प्रिंग बूट को प्रोवाइड करनी हो रन टाइम पे, तो रन टाइम पे जैसे ही रन होगा तो अपने आप उस कॉन्फ़िगरेशन को फैच कर लेगा और कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो बेसिकली यही प्रोवाइड करता है कॉमन कॉन्फ़िगरेशन को रखने के लिए। बिल्कुल। तो ये सब कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो कि भाई आप लोगों को पहले पता होना चाहिए। तो थोड़ा-थोड़ा हमें आइडिया हो गया। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कॉन्फ़िग सर्वर है, एपीआई गेटवे है, ठीक है। अभी जो है कुछ और आगे टर्म्स आएँगे, वो हम यूज़ करेंगे। और तीसरा चीज़ जो है रेस्ट टेम्पलेट या फिगन क्लाइंट, जो कि हमारा एपीआई के बीच में कम्युनिकेशन कराएगा। तो शायद अगर मुझे याद है तो मैंने एपीआई के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए ये मैंने कस्टमर की एपीआई बनाई थी, और इधर मैंने फिर से मैं बताऊँगा तो बहुत टाइम लगेगा कौन बनाने जा रहा है। तो ये कस्टमर की हमने एक सर्विस बनाई थी, ऑर्डर की सर्विस बनाई थी। रिकॉर्डेड वीडियो सब है, प्रोग्राम भी आपके पास है। तो इसमें क्या-क्या बनाया था इसको थोड़ा-सा एक बार मैं देखता हूँ। तो कस्टमर की जो सर्विस बनाई थी, इसमें मैंने कस्टमर की एपीआई कॉल करना, और शायद पोस्टमैन में मैंने इसके लिए कुछ कलेक्शन-वलेक्शन बनाया था क्या? शॉपिंग शॉपिंग का, हाँ, ये शॉपिंग वाला है देखिए। ये देखिए कस्टमर की ये सर्विस हमने बनाई हुई है। तो सेव कस्टमर के लिए बनाया हुआ है देखिए ये, फाइंड कस्टमर के लिए और फाइंड ऑल कस्टमर के लिए। 3 सर्विसेज़ यहाँ पे हमारी बनाई गई थी। ठीक है? एक बार देखते हैं भाई ये। हुँ। और यहाँ पे हम लोगों ने सेव कस्टमर तो सिंपल है यार, इसमें कुछ ही नहीं है, वही सिंपल सर्विस ही है। देखिए रेस्ट कंट्रोलर लगाया गया है, रिक्वेस्ट मैपिंग है, इसका नाम है रूट कस्टमर एपीआई। तो देखिए कस्टमर एपीआई, सेव कस्टमर, एकदम सही है सब कुछ। सेव कस्टमर का हमने एक एंड पॉइंट मेथड बनाया जिसमें कस्टमर टाइप का डेटा आएगा। अब कस्टमर का क्या-क्या डिटेल होगा, तो इसके बॉडी में यहाँ पे होगा नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड होगा क्या? शायद यही होगा, मुझे पता नहीं है। हाँ, कस्टमर का यही डिटेल है, नेम, ईमेल, मोबाइल, पास। और मैंने जनरेशन के लिए आईडी जो है ऑटो जनरेटेड में मैंने यूयूआईडी ले लिया था, जिसका जनरेटर टाइप यूयूआईडी और स्ट्रेटजी यूयूआईडी 2 लेने से एक इस तरह से यूनिक यूनिवर्सल आईडी इसका बना देता है एक, है ना? और बाकी मैंने इस कस्टमर के अंदर ही एक ऑर्डर का भी लिया था, ऑर्डर वाला लिया था, लेकिन इसको मैंने ट्रांजिएंट बनाया हुआ था। तो अगर किसी एंटिटी क्लास में ऐसा कोई एक फ़ील्ड बनाया गया है जिसको ऐसे ट्रांजिएंट बना दिया जाए, तो ट्रांजिएंट बनाने से क्या फ़ायदा होता है? ये बात छोटे लाल बताएँगे। ट्रांजिएंट क्यों बनाया जाता है भाई किसी फ़ील्ड को? हुँ? कोई और बताए, एनीबॉडी बताओ, छोटे लाल नहीं बोलेंगे, क्रिया खाए हैं। कोई और बताए क्यों बनाते हैं ट्रांजिएंट? सर नेटवर्क में ट्रैवल रोकने के लिए। नेटवर्क में ट्रैवल रोकने के लिए? अच्छा जी। जी सर, डेटाबेस में सेव नहीं, हाँ, जाते डेटाबेस में सेव ना हो सके। तरीके से बोल दो डेटाबेस में सेव ना हो। ठीक है? ओके। तो ये कस्टमर आता था, लेकिन मैं ये चाहता था कि ये जो ऑर्डर वाला है, इसको जब हम कॉल करेंगे तो इस कस्टमर का क्या-क्या ऑर्डर है वो सब हमें मिल जाए। तो कस्टमर की देखिए ये रजिस्टर हो जाएगा कस्टमर, और इससे जो है फाइंड हो जाएगा कस्टमर, कस्टमर आईडी डाल के। सारे एपीआई चलती थी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है।
नाम से इसका डेटाबेस था वो देख लेता हूँ मैं जरा उसके रिसोर्स के अंदर, क्योंकि देखो सब रिकॉल करना पड़ेगा तभी पता चलेगा भाई। एंड्रो बाबा करके था क्या? एंड्रो बाबा MySQL। रूट और यूज करते हैं एंड्रो बाबा को, ठीक है। शो कर देते हैं टेबल, क्या क्या टेबल इसके पास है। तो कस्टमर करके देखिए ये है एक, लेट स्टार फ्रॉम USTOMER, ठीक है। ये कस्टमर के लिए UUID लेने से देखिए इतनी बढ़िया ये यूनिक आईडी ये जनरेट करके दे देता है ना। तो इस तरह से ही बनाते हैं लोग। तो ये आईडी हो गया, ईमेल वर्ड, तो ये तो मुझे लग रहा है कि सही है, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सर्विस हमारी सेव की है, ये चलती ही होगी, है ना। और ये फाइंड की है, ये फाइंड ऑल कस्टमर की है। तो मुझे चला के देखने की ज़रूरत है क्या? क्या समझ में आ रहा है? चला दूँ? क्या कह रहे हो आप लोग? ये हमारा बहुत दिन हो गया, कस्टमर की सर्विस है। इनका कंट्रोलर है, देखिए ये सेव के लिए है। इसमें देखो ये रिस्पॉन्स एंटिटी भी बना रखा है। रिस्पॉन्स एंटिटी बना के API रिस्पॉन्स के लिए हमने ये बिल्डर पैटर्न भी यहाँ लगा रखा था। आप लोगों को लास्ट टाइम पे अपने बिल्डर पैटर्न और प्रॉक्सी पैटर्न ये सब समझाया भी था। तो मैसेज स्टेटस और रिस्पॉन्स के लिए बेसिकली एक अलग से हमने कस्टमर, नहीं ये तो रेपोजिटरी है, सॉरी, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए बेसिकली हम लोगों ने ये एक्सेप्शन हैंडलर क्लास और ये रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस हमने क्रिएट किया था। यही चीज़ आपने नहीं इम्प्लीमेंट किया है पवित्र, तो करो भाई ये सब। देखो एक API तो सही से बनाओ। आप लोग अगर नहीं बनाए हो तो अब थोड़ा सा लग जाओ यार, API अच्छे से बनाओ प्रॉपर तरीके से। मैं तो इसे रिकॉल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हाँ मतलब ये सारा चीज़ हमने बनाया था। और ठीक है, तो सेव भी हो रहा होगा, फाइंड भी हो रहा होगा, और ये तो फिर ये मैंने अलग से गेट किस लिए बनाया था? हाँ, किसी पर्पस के लिए बनाया होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये तीनों सर्विसेज मैं चलाता हूँ पहले, ठीक है। ये तीनों सर्विसेज, ये इसका कोड भी आपके पास होगा यार, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कोड कहीं पड़ा होगा, देखो यहाँ डेस्कटॉप जिप, ये तो आपने भेजा था। यहाँ पे है कोड, ऊपर है कोड, पक्का कोड है, ये देखो, ये बोथ सर्विस डॉट जिप करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इससे एक वो ले लो, आइडिया ले लो। तो कस्टमर की सर्विस चल रही होगी, कस्टमर की सर्विस चल रही थी, ठीक है। चलिए मैं फटाफट चला के देख लेता हूँ, जैसे टेस्ट भी हो जाएगा कि हाँ ये चल रहा था। मैं ले लेता हूँ सूर्या1 gmail.com, मोबाइल नंबर अलग ले लेता हूँ सूर्या1, रजिस्टर करेंगे, सेंड करेंगे। ये सर्विस चल ही नहीं रही है, सर्वर चल ही नहीं रहा है। मैं भी होशियार आदमी हूँ, कल देखते हैं ना, अब रहने देते हैं, आज टाइम हो गया है, ठीक है। मुझे भी खाना खाना है अभी, कल करते हैं, ठीक है। थोड़ा कल जल्दी कर लेंगे क्लास, लेट करेंगे, हैं। ओके ओके, बाय।